नमस्कार, मैं ईशान चौधरी आप सभी फ्यूचर ऑफिसर्स का स्वागत करता हूँ। 68 बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ जीव विज्ञान के एमसीक्यू हल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 586 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि जो चयापचय को इनमें से क्या परिभाषित करता है। तो क्या है, कोशिकाओं का विभाजन होता है, क्या है सेल का विस्तार होता है, कोशिका का विस्तार होने को कहते हैं, क्या ये हमारे शरीर में होने वाले रासायनिक प्रतिक्रियाओं का कुल योग है, क्या है संतान का उत्पादन रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आइए एक समझ लेते हैं कि चयापचय की जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है। एक मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, किसका बना है, तो हम लोग बना लेते हैं इसे प्रोटीन, है ना, प्रोटीन है, ये पी से दिखा रहे हैं इसे। तो अगर ये क्या करेगा, शुगर का उदाहरण लेते हैं, वो दोनों में अच्छे समझ में आएगा। तो मान लीजिए शुगर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये बन गया ग्लूकोज, ग्लूकोज से ये फिर फर्दर टूटा तो मान लीजिए ये हाइड्रोकार्बन में चला गया, छोटे हाइड्रोकार्बन में फर्दर, ठीक है। अब ये जो प्रक्रिया हो रही है, तो शुगर का जो मॉलिक्यूल है C12 है, इसमें 12 कार्बन है, इसमें 6 है, मान लीजिए इसमें 2 ही हैं। तो क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल टूट रहा है, खंडन हो रहा है, ठीक है। एक तो ये प्रक्रिया हो गई। एक मान लीजिए ये वाला हाइड्रोकार्बन ग्लूकोज बना ले और फिर ये कई ग्लूकोज मिलके दो शुगर को बना ले, तो इसमें क्या हो रहा है, जो है ना, दोबारा फॉर्मुलेशन हो रहा है, संगठन हो रहा है। तो ये दोनों ही प्रक्रियाओं को जो मिला लिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, चयापचय की प्रक्रिया। इसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है टूट के छोटों में विखंडन हो रहा है या छोटे मिलके बड़े बन रहे हैं। तो इस पूरी जो प्रक्रिया है, ये बायोकेमिकल रिएक्शन है जो शरीर में, उसको बोलते हैं चयापचय या मेटाबॉलिज्म। अब अगर बड़े से छोटे में टूट रहा है तो उसको बोला जाएगा कैटाबॉलिज्म, है ना, कैटाबॉलिज्म। और छोटे से बड़ा हो रहा है तो उसको बोला जाएगा एनाबॉलिज्म। ये दो प्रकार हैं चयापचय के, है ना, दो, एक कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। वापस प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न पूछ रहा है मेटाबॉलिज्म के बारे में, जो आपको समझाया उसका मतलब है हमारे शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं का कुल योग, ठीक है। प्रश्न नंबर 586 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 587 आपके सामने पूछ रहा है चूज द ऑड वन आउट। इसमें से जो विषम है उसको चुनना है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें मनुष्य, कुत्ता, बंदर। देखिए ये गलती, तो आपके ऑप्शन दिए मनुष्य दिया हुआ है, ह्यूमंस, बी डॉग, कुत्ता, सी एप और डी मोंकी, ठीक है, और बंदर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले तो मतलब समझ लीजिए कि एप में और मोंकी में फ़र्क क्या होता है। देखिए, कहने के लिए हिंदी में दोनों ही बंदर हैं, पर बायोलॉजी में दोनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है। एप उन बंदरों को बोला जाता है जिनकी पूंछ नहीं होती है ना, मोटा मोटा तौर पर समझने के लिए, जितना हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है, इससे ज़्यादा आप भीतर नहीं घुसेंगे विभाजन में। और बंदर वो ऐसे बंद मोंकीज़ को कहा जाता है जिनमें जो है, मोंकीज़ जिनमें पूंछ पाई जाती है। तो जैसे हमने लंगूर देखा हुआ है, लाल मुंह वाला बंदर है, इन सब की पूंछ होती है, तो सब मोंकी के भीतर आ गए। एप की बात करें तो चिंपांजी हो गया, गोरिल्ला हो गया, औरंगुटान हो गया, इनकी क्या होता है, पूंछ नहीं पाई जाती, ठीक है। तो ये सब एप की कैटेगरी में आते हैं, है ना। और हिंदी के लिहाज से दोनों ही बंदर है। खैर, बायोलॉजी पे वापस आते हैं। अब आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से विषम को चुनना है। तो देखिए, पहली चीज़ जान लीजिएगा, सी सेट का उत्तर नहीं है कि आप इसमें से मनुष्य को अलग कर दें और बाकी 3 गलत हैं, है ना। बायोलॉजी का क्वेश्चन है तो कुछ सोच के दिया होगा। आइए बात करते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था बायोलॉजी का कि कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले सबसे ऊपर आता है किंगडम, ठीक है। तो ये सभी किसके हैं, किंगडम है। तो ये सभी क्या हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, सब जानवर हैं, मनुष्य भी जानवर ही है, गलती मत करिए। किंगडम है तो सारे क्या हैं, एनिमल है। 2 विभाजन हुए, एनिमल में और प्लांट में, ठीक है, पेड़ों में और जानवरों में विभाजन हुआ। उसके बाद अगर हम नीचे चलेंगे तो हम देखेंगे इसी में एनिमल में ही, और जब विभाजन होंगे तो एक चीज़ आएगी फाइला, फाइला या फाइलम। तो फाइलम के लिहाज से क्या है, ये सारे ही किस में आएंगे,
वर्टिब्रेट, रुकिए, फाइलम इनका होगा कॉर्डाटा, वर्टिब्रेट कॉर्डाटा, कॉर्डेटा। ठीक है। अब हमने देखा कि ऊपर एनिमल किंगडम की बात की, ऊपर से चलते हैं ना, तो किंगडम की बात की तो सारे ही एनिमल मिल गए। अब फिर अंदर जाएंगे तो हमने उसमें क्या पकड़ा, फाइलम को। फाइलम में देखा तो कॉर्डाटा, कॉर्डाटा वो दो होते हैं इसमें, है ना, कॉर्डाटा में विभाजन। तो कॉर्डाटा के जिसमें कॉर्डेट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें रीढ़ की हड्डी पूर्ण रूप से पाई जाती है। फिर कॉर्डेट में एक विभाजन और हुआ जिसमें आए वर्टिब्रेटा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। इसके नीचे फर्दर विभाजन हुआ तो है वर्टिब्रेट, जिनको हम लोग हिंदी में जानते हैं केशुरूप के नाम से, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और वो पूरी तरह काम करती है। ठीक है। अब वर्टिब्रेट में देखा तो सबके रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब और अंदर जाना पड़ेगा। तब और अंदर जाएंगे तो हम बात करेंगे जाके ऑर्डर की। ठीक है, इतना समझ में आ गया तो इसको मैं हटाता हूँ, फिर आगे लिखता हूँ। ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे। तो अब हमने कहाँ तक देख लिया, हमने देख लिया कि वर्टिब्रेट कौन कौन है, सब फाइलम की भी बात कर ली। पहले हमने देखा किंगडम, फिर फाइलम, फिर सब फाइलम। अब सब फाइलम के बाद हमें और अंदर जाना पड़ेगा, तो वहाँ बात करेंगे हम ऑर्डर की। ठीक है, क्लास हो गया, क्लास में सारे वर्टिब्रेट्स हैं या केशुरुक हैं, सब फाइलम भी बोल सकते हैं। नहीं, अभी ऑर्डर से पहले एक चीज़ और आएगी, क्लास। सब फाइलम के बाद क्लास में देखा तो सारे मैमल्स हैं, स्तनधारी। ठीक है भाई, सबसे पहले हमने देखा जानवर हैं कि पेड़ हैं, तो पता चला सारे पेड़ हैं। आगे बढ़े, फाइलम देखा तो फाइलम में कॉर्डेट्स ढूंढे गए तो सब कॉर्डेट निकल गए। सब फाइलम देखा तो उसमें सारे वर्टिब्रेट निकल गए। फिर अब देखा गया कि वर्टिब्रेट में फिर क्लासेस आती हैं, तो 5 क्लासेस होती हैं। पहली होती है पाइसेस, जिसमें मछलियाँ आती हैं। एक आता है एम्फीबियन, जिसमें सारे उभयचर आ गए। फिर आता है रेप्टाइल्स, जिसमें सरीसृप आ गए। फिर आती है चिड़िया या एव्स। और फिर 5वां आता है मैमल्स, ये स्तनधारी। ठीक है, केशुरोग जो हैं वर्टिब्रेट्स हैं, उनके ये क्लासेस हैं। अब मैमल्स में देखा तो सारे मैमल हैं, अलग कैसे करें। फिर अब बात करते हैं ऑर्डर की। तो यहाँ ये पकड़ाई आएंगे आके, है ना। ऑर्डर में जो मनुष्य हो गया, जो एप हो गया और जो बंदर हो गया, है ना, इसको एप कंसिडर करेंगे इंग्लिश वाले से। तो ये तीनों ही, इनका ऑर्डर बोला जाता है प्राइमेट्स, है ना, हमारा भी प्राइमेट ही है। और ये जो कुत्ता है या जो डॉग है, ये किसके क्लास के भीतर आएगा, ये कौन से उसमें आएगा, इसका वर्गीकरण क्या होगा ऑर्डर का, तो ये सब आएंगे कार्निवोरा में। यहाँ लिखता हूँ, मनुष्य, बंदर, एप और बंदर, ये सब आ गए प्राइमेट्स में। इतना आसान नहीं है जीव विज्ञान, है ना, गलती नहीं करनी है कुल मिला के। और याद करके होगा नहीं, वहाँ कुछ और दे दिया, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर वहीं बंदर की जगह कुछ और दे दिया होता तो हो सकता है, अब मान लीजिए मनुष्य हटा के इसमें कुछ और डाल देना, आप वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कुत्ता आ गया आपका कार्निवोरा के अंडर, ठीक है। और ये आ गए प्राइमेट्स के भीतर, मनुष्य, एप और मॉन्की। ठीक है, अलग कौन सा हो गया, कुत्ता, बी डॉग। ठीक है, क्यों, ऑर्डर का फ़र्क है। हिंदी में भी ऑर्डर ही लिखेंगे, और ये जज वाला ऑर्डर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 587 हमने देखा। जीव विज्ञान बड़ा रोचक सब्जेक्ट है। यहाँ देखिए, एक मक्खी का नाम बताना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, आम रूप से हमारे घर में दिखाई देती है। चलिए आइए, मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, इनमें से बताइए। क्या ये म्यूसा डोमेस्टिका है, क्या ये एनोफिलीज एल्ब्यूमिनस है, क्या ये ऑर्टिकेलेगस क्यूनिकुलस है, या एरिकॉटस फ्लोरिडाना है। अभी मैं इनके जब असली जो है इनके आम नाम बताऊंगा तो आपको बड़ी हैरानी होगी सुन के। और ये सब हमने भली भांति देखे होंगे, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसको हमने देखा ना हो। ठीक है, आसपास अमूमन मिल जाता है। देखिए,
ये जो पहला नाम दिया हुआ है म्यूसा डोमेस्टिका, ये तो है घरेलू मक्खी का नाम। बताइए, मक्खी है और कितना भारी नाम लेके घूम रही है। एनोफिलीज एल्बीमेनस, यहाँ से आप कुछ ना कुछ कनेक्ट कर लेंगे एनोफिलीज से, तो ये मच्छर या मॉस्किटो को बुलाया जाता है ना। अगर डेंगू की बीमारी के बारे में पता हो तो एनोफिलीज मॉस्किटो से फैलती है, एनोफिलीज की फैमिली है, ठीक है, और ये उसकी सब टाइप है अलग, ठीक है। तो एनोफिलीज मॉस्किटो की, ये शायद आपने नाम सुना हो। ऑप्शन सी जो है, और ऑरिकेटोलोगस क्यूनिक्यूलस, ये किसकी है? ये है खरगोश की, रैबिट का नाम है सी, ठीक है। और जो डी है यूटिकोनस फ्लोरिडाना, ये किसका नाम है? ये है आम मकड़ी, ठीक है। जो जितनी भी मकड़ियाँ हैं वो इसी प्रजाति के अंदर आएंगी, यूटिकोटिस में, ठीक है। तो बताइए, मकड़ी का, मक्खी, मच्छर और खरगोश, ये आपके लिए कुछ 4 नाम थे, याद कर लीजिएगा। मैच द फॉलोइंग में पक्का एक सवाल आ सकता है ना। प्रश्न नंबर 588 हमने देखा। प्रश्न नंबर 589 आपके सामने है। ये कुछ कथन दिए हुए हैं ब्रायोफाइट के लिए, और इसमें से आपको गलत जो है प्रश्न का चुनाव करना है, इसमें गलत कथन का। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो पेड़ हैं या जो प्लांट हैं किंगडम पूरा, उसका वर्गीकरण जो होता है उसमें सबसे पहले थैलोफाइटा आता है, फिर ब्रायोफाइटा आता है। तो ब्रायोफाइटा ऐसे पेड़, ऐसे पौधे होते हैं, पेड़ तो कहना गलत होगा, जिनमें जड़ें होती हैं, जिनमें पत्तियाँ होती, बीच का तना मौजूद नहीं होता। और ये जो ब्रायोफाइटा हैं, इनको पादप जगत का उभयचर या एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात आपको हिंट के लिए बता दी। आइए अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। आपका ऑप्शन ये कह रहा है ब्रायोफाइट्स मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। तो ब्रायोफाइट्स ऐसे पेड़ हैं, ऐसे पौधे हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? बिल्कुल पानी के निकट। इनको पानी की अति आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इनका जो सीड प्रोपोगेशन है या बीज का जो विस्तारण है वो पानी के माध्यम से ही होता है। पानी में इनके बीज गिर जाते हैं और पानी ही बहा के इनको ले जाता है, ठीक है, किसको? बीजों को। तो अब दलदली इलाके में अगर कोई पेड़ उग रहा है, नदी के किनारे उग रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी जड़ें मिट्टी में होंगी, और होंगी तो मिट्टी के कटाव को रोकेंगी। तो ये बात सही होगी। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ब्रायोफाइट चट्टान को विघटित करते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। ब्रायोफाइट डिकम्पोज रॉक्स एंड मेक सॉइल फर्टाइल। तो देखिए, ये कहना पूरी तरह से गलत नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है कि पेड़ है तो पत्थरों के ऊपर या आसपास जब जम जाएगा तो जड़ें आपस में जाएंगी, तो धीमे धीमे जड़ें क्या करेंगी? पत्थर को तोड़ देंगी, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो पत्थर मिट्टी में परिवर्तित होगा समय के साथ। ऐसा नहीं कि आज लगाया और कल आपने जो है बिल्कुल चूरा ले लिया पत्थर का, तो वो तो नहीं होगा। पर ये बात सही है, इसके लिए ब्रायोफाइट के लिए कहा जाता है ऐसा। ऑप्शन सी कह रहा है ब्रायोफाइट का उपयोग पैकिंग सामग्री में किया जाता है और अच्छा ईंधन भी है। बताइए। और ऑप्शन डी इससे मिला हुआ है कि ब्रायोफाइट पानी को अवशोषित नहीं करता और खाद्य सामग्री को पैक करने के लिए उपयोग में आता है, ठीक है। अब देखिए, जो ब्रायोफाइट होते हैं ना, इसमें क्या रेशा पाया जाता है, जिसकी वजह से ये पैकिंग में इस्तेमाल होता है। जैसे आपने देखा है कि जो फोम आती है वो क्या रहती है? सॉफ्ट होती है ना। तो कोई ऐसा जो पेरिशेबल है, जो क्षण भंगुर होता है, फ्रेजाइल आइटम, उसको फोम वगैरह में पैक किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है ना, नेचुरल ऑयल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जलता भी बहुत बढ़िया है। तो इसके जो ब्रायोफाइट होते हैं ना, इनकी पहले के ज़माने में जो लैंप होते थे, जो अगर आप लोगों ने देहात में देखा होगा तो एक डिब्बी करके बोला जाता था कि पहले होता था कि शीशे में बत्ती बना के डाल लेते थे और नीचे तेल भर देते थे और उसको रात को लोग जला लेते थे। अब तो चलिए लाइट गांव गांव पहुंच गई है। तो ये बत्ती बनाने के काम आते थे, जो उसमें तेल में डूबी रहती थी, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। ऑप्शन डी जो कह रहा है कि पानी को अवशोषित नहीं करते, तो ये बात गलत है। अब पानी के पास कोई पेड़ उग रहा है, पानी को अवशोषित नहीं करेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। और फिर जब वो पानी का अवशोषण करेगा तो खाद्य सामग्री में अगर उसको बांध दिया तो क्या होगा? उसमें फफूंदी लग जाएगी खाने में सब,
है ना। ये गलत हो गया इसका, सोचिएगा इस बारे में। ऑप्शन डी जो है ये गलत होगा इसका, ठीक है, और यही उत्तर है इसका, गलत पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंदमनी IAS अकेडमी आपके लिए लेके आए 67 और 68 BPSC के लिए मेंस क्लासेस जो 3 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं, और 68 BPSC के लिए प्रिलिमिनरी टेस्ट क्लासेस जो 2 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं। आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 590 आपके सामने है। ये उभयचर के बारे में पूछ रहा है, और पूछ रहा कौन सा गलत है इनमें से, है ना, एम्फीबियन से उभयचर। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला कह रहा है वे ज़मीन और पानी दोनों पर रह सकते हैं। तो भाई अगर ज़मीन और पानी पे नहीं रहेंगे तो फिर उनको उभयचर क्यों बोला जाएगा, है ना। ध्यान रखिए, गलत कथन का चयन करना है, तो ये तो सही है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, वे गर्म खून वाले जानवर हैं, ये गलत है, ठीक है, इस पर भी चर्चा करेंगे। ऑप्शन सी कह रहा है कि उनके 3 कक्षीय हृदय होते हैं। तो ये बात हम लोगों ने जब पीछे किया था तो बात की थी कि जो मछली होती है या जो पाइसी स्पीसीज होती है उसमें हृदय में 2 कक्ष होते हैं। जो उभयचर हैं उनके एम्फीबियंस, उनके हार्ट में 3 कक्ष होते हैं। उसके बाद जो सरीसृप हैं उनके भी 3 कक्ष पाए जाते हैं, ठीक है, मगरमच्छ को छोड़ दिया जाए तो। जो चिड़िया हो गई या जो उसके बाद मैमल आ गए स्तनधारी, उन सब में 4 कक्षीय हृदय होता है, ठीक है। तो ये बात सी ऑप्शन सही है। डी देखते हैं। डी कह रहा है कि उनके पास सांस लेने के लिए गलफड़े और फेफड़े दोनों उपलब्ध होते हैं, ये भी बात सही है। गलत कौन सा हो गया, बी। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो पाएंगे कि बरसात में मेढक बहुत निकलते हैं, पानी बरसा और मेढक दिखने लगते हैं, परंतु सर्दी में कहीं वो गायब हो जाते हैं। सर्दी में मेढक नहीं दिखाई देते। जिस प्रकार सर्दी में छिपकली नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार मेढक भी नहीं दिखाई देते। उदाहरण के रूप में समझ लीजिए, तो सरीसृप और जो आपके हो गए उभयचर, ये दोनों ही ऐसे जीव हैं जिनमें गर्म खून नहीं पाया जाता है। इनको कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। क्यों? क्योंकि ये अपने शरीर का तापमान जो है बाहरी तापमान के हिसाब से ऊपर नीचे नहीं कर पाते, ठीक है। तो अत्यंत ठंड लगती है, इस वजह से ये जाके मिट्टी के अंदर छुप जाते हैं, ठीक है। गलत पूछा था, ऑप्शन बी गलत हो गया, यही सही उत्तर है इसका। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 591 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 591 आपसे पूछ रहा है कि जो सहारा देने के लिए जड़ें होती हैं ना, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, उनके बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको गलत कथन का चयन करना है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है कि इनको क्या कहा जाता है, प्रॉप रूट। वे हवाई शाखाओं में उत्पन्न होती हैं। जो शाखाएं होती हैं, हम देखिए शाखाएं अमूमन हवाई होती हैं, हवा में होती हैं ज़मीन के नीचे, तो फिर वो जड़ कहलाने लगेंगी, ठीक है। तो प्रॉप रूट जो है कह रहा हवाई शाखाओं से उत्पन्न होती है। तो हवाई शाखाओं से, जैसे बरगद का पेड़ है तो उसमें देखा होगा कि एक तो मुख्य तना हो गया, और फिर कुछ रेशे हवा में से लटकते रहते हैं जो अंततः ज़मीन तक पहुंच के धीमे धीमे एक पतला दुबला तना और बना लेते हैं जो वृक्ष को फैलने में मदद करता है, ठीक है। तो कितनी भी आंधी आ जाए बरगद का पेड़ जल्दी से हिलता नहीं है, इसका कारण यही है। प्रश्न नंबर ये तो सही हो गया, ठीक है। अब ये सही है, बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी क्या कह रहा है कि प्रॉप रूट्स को हैंगिंग रूट्स भी कहा जाता है। अब ऊपर से लटक के नीचे पहुंच रही हैं तो हैंगिंग क्या हो गया, लटकने वाली जड़ें, ये भी सही है। बरगद का जो है ना चित्र देख लीजिए एक बार, आपको एडवेंचरस रूट्स जो है ना इस प्रकार की जो सहारा देने के लिए हैं उसके बारे में आपको प्रॉप रूट के बारे में अंदाज़ा लग जाएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, वे जड़ें जो तने के आधार से निकलती हैं और तिरछी बढ़ती हैं और मिट्टी में प्रवेश कर जाती हैं, उनको स्लिट रूट कहते हैं। तो स्लिट रूट कहाँ आप देखेंगे, गन्ने का पेड़, आपने मक्के का पेड़ अगर देखा होगा तो उसमें क्या होता है, एक तो जड़ें नीचे तने के अंत से निकली, ठीक है, और गन्ना जो होता है उसमें क्या होता है, ऐसे खांचे बने रहते हैं। गन्ना अगर है तो इसमें से खांचे बने रहते हैं। तो यहाँ देखेंगे, ये तो चलिए नीचे जड़ वाला हिस्सा हो गया, यहाँ भी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे जड़ें संरचनाएं निकल रही हैं, ये भी फिर नीचे जाके नीचे चली जाती हैं। उससे क्या होता है, मुख्य तने को सहारा मिलता है।
ऐसी जड़ों को कहा जाता है स्लिट रूट्स। ठीक है, मक्के में और गन्ने में इनमें मुख्यतः पाई जाती है। बड़े अच्छे उदाहरण हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि भ्रंग बीटल बीटल होता है सुपारी। सुपारी में स्लिट रूट मौजूद होते हैं। सुपारी का पेड़ इतना छोटा मोटा नहीं होता, काफ़ी बड़ा पेड़ होता है सुपारी का, है ना। ये गलत हो गया, गलत ही पूछा था, ऑप्शन डी गलत हो गया इसका। ठीक है, प्रश्न नंबर 591 हमने देखा। हम लोग आगे चलते हैं। पूछ रहे नारियल का कौन सा खाने योग्य भाग होता है। नारियल आपने देखा ही होगा कि उसके ऊपर एक तो बड़ा मोटा खोल रहता है और उसके अंदर सफ़ेद गिरी निकलती है जिसको खाया जाता है। ठीक है, उसी के बारे में पूछ रहा है। ऊपर का तो खोल निकाल के फेंक देते हैं, अंदर की गिरी हम खा लेते हैं। तो वही पूछ रहा है वो क्या होती है, क्या वो मीसोकैर्प है, क्या वो एंडोकैर्प है, क्या वो एंडोस्पर्म है, क्या वो एपीकैर्प है, ये नन ऑफ द अबव मोर देन वन। तो अमूमन जो फल होता है उसके 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, सब मान लीजिए ये फल है तो उसमें बाहर का जो छिलका होगा उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा एपीकैर्प, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, उसके अंदर का जो गूदा वाला भाग होता है उसको कहते हैं मीजोकैर्प, जो ऑप्शन ए में दे रखा है। फिर अंदर एक गुठली पाई जाएगी, इसकी सतह कहलाती है एंडोकार्प। ठीक है, अब ये एंडोस्पर्म क्या भला है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, जो भी बीज होता है ना, मान लीजिए बीज, तो बीज के अंदर अगर तो इसके रहता है टिश्यू, है ना। टिश्यू मतलब एम्ब्रियो कह लीजिए। और ये क्या करता है, एंडोस्पर्म रहता है इस भाग में, अंदर वाले भाग में। क्या करता है, जब सीड को या बीज को ज़मीन में लगाया जाएगा तो ये जमने से पहले जो इसको पोषण तत्व चाहिए वो ये एंडोस्पर्म देगा इसे। ठीक है, और अमूमन जिनमें फूल आता है पेड़ों में उसमें ये बीज में अंकुर फूटने से पहले पहले सारा एंडोस्पर्म ये बीज सोख लेता है। ठीक है, उसका इस्तेमाल कर लेता है। जैसे किस में इस्तेमाल हो जाता है, तो उसमें एक मटर का पौधा बड़ा अच्छा उदाहरण है ना। इसी प्रकार जो कोकोनट है या जो नारियल है, इसमें जो खाद्य भाग है उसको एंडोस्पर्म कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करेगा, जब बीज लगाया जाएगा तो उसको पोषण प्रदान करेगा, है ना। और लगभग हर जो बीज होता है उसमें एंडोस्पर्म होता है, खाद्य नहीं होता। अब जैसे मीजोकैर्प है तो मीजोकैर्प किसमें खाद्य होता है, आम का फल है उसमें। और जैसे सेब है उसमें अलग अलग भाग खाया जाता है। सेब में थाइमस खाया जाता है। ठीक है, जो थाइमस खाया जाता है, हाँ, इस बारे में हम लोगों ने पीछे के कुछ दिन पहले चर्चा भी की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 592 देख लिया। प्रश्न नंबर 593 आपके सामने प्रश्न पूछा था, केंचुओं को सामान्यतः क्या कहा जाता है, किसानों का मित्र, एक परजीवी के रूप में, क्या ये मिथोजेंस हैं, क्या ये आर्थ्रोपॉड्स हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ऐसे प्रश्न को जल्दीबाजी में गलती मत कर दिएगा, चारों जो ऑप्शंस हैं वो भिन्न भिन्न हैं, ध्यान से देखिएगा। किसानों का मित्र, ये बड़ी बात कॉमन है, ये हमें पता है। किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है केंचुओं को, भाई केंचुआ क्या करता है, केंचुआ ज़मीन में रहता है, ज़मीन के अंदर, और मिट्टी को भुरभुरी बनाने में मदद करता है ना, सॉफ्ट कर देता है, अंदर खोदता जाएगा तो उससे क्या होगा, किसान को हल चलाने में आसानी होगी। ठीक है, पेड़ों की जो जमने का प्रक्रिया है, जो जर्मिनेशन रेट है वो बढ़ जाएगा जब मिट्टी अंदर से भुरभुरी होगी। ठीक है, और केंचुए का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है जो एक वर्मी कंपोस्ट है, केंचुआ खाद बनती है। ठीक है, उससे किसानों को बड़ा फ़ायदा होता है। केंचुआ डालने से खाद जल्दी भी बन जाती है और उपजाऊ भी बहुत होती है। तो बात कर ली किसानों का मित्र, बात सही है। ऑप्शन बी परजीवी, तो केंचुआ परजीवी नहीं होता। परजीवी ऐसा जो है जीव को कहा जाता है वो जो दूसरे पर अपने पोषण तत्वों के लिए निर्भर करे। केंचुआ किसी जीव पर तो निर्भर रहता नहीं, तो भी तो होगा नहीं। ऑप्शन सी क्या करें, मैथोजेंस। मैथोजेंस उन जीवों को कहते हैं जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे CH4, ये मीथेन गैस, या अमूमन बैक्टीरिया करते हैं।
और ऐसी जगह पे करते हैं जो दलदली इलाका होता है, वहाँ पर मीथेन गैस मिलती है, जैसे धान का खेत, और ऑक्सीजन की नामात्र अवेलेबिलिटी होती है या बहुत कम होती है ना। तो ये लोग बाय प्रोडक्ट में मीथेन छोड़ते हैं। तो केचुआ तो ऐसा करता नहीं। ऑप्शन डी आर्थ्रोपोड्स। तो ये क्या इसका फाइलम दिया हुआ है। केंचुआ किस फाइलम में आता है? केंचुआ आएगा एनलिडा के भीतर। ठीक है, आर्थ्रोपोड में आते हैं कीट, मच्छर, मक्खी, ये सब। अब एनेलिडा का एक उदाहरण देख लेते। केंचुआ तो बहुत देखा हुआ है गांव में, पहले आप लोगों ने भी देखा होगा, एक दोमुहा करके आता है, दोमुही बोलते थे। ऐसा जीव जो दोनों तरफ से चल सकता है, सांप जैसा ही होता है, भूरे रंग का, वो भी एनेलिडा के भीतर आता है। ठीक है, दोमुही या दोमुहा बोलते थे उसे। देखने में सांप जैसा ही होता है लमसम, पर सांप नहीं होता है ना, वो रेप्टाइल नहीं, एनेलिडा के भीतर आएगा। प्रश्न नंबर 593 हमने देखा, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चंदनी IAS अकेडमी 67 तो 68 BPSC के लिए लेके आया है मेंस टेस्ट सीरीज़, जिसमें GS के 2 अक्टूबर से टेस्ट शुरू हम लोगों ने शुरू करा दिए हैं, और ऑप्शनल टेस्ट सीरीज़ फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PSIR, फिलासफी, LSW, होम साइंस, सोशलॉजी के लिए 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है, जिसमें 20 टेस्ट पूर्ण तरह से डिस्कशन के साथ कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 800-2255-086 पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 594 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है, एक जो तिलचट्टा होता है, जो कॉकरोच होता है, हमारे घरों में पाया जाता है, भूरे रंग का, उसके हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आमतौर पर हमने कितने पढ़े हैं? इंसानों में हमारे अंदर 4 होते हैं। ठीक है, पर ये अपवाद है कि जो कॉकरोच होता है, उसके जो हृदय में या हार्ट में 13 कक्ष पाए जाते हैं। ठीक, इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है किसी स्टेट PCS में। ठीक है, याद रखिएगा, 13 पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 594 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 595 आपसे पूछ रहा है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो मेढक क्यों नहीं दिखाई देते? आपसे कारण पूछा जा रहा है। क्या वे मर जाते हैं? क्या वे पानी के नीचे छिप जाते हैं? भाई उभयचर हैं, हो सकता है पानी के नीचे छुप जाते हो। ऑप्शन सी कह रहा है वे खुद को बचाने के लिए छिपते हैं, या कहाँ छिपते हैं ये नहीं बता रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है वे अपना स्थान बदल लेते हैं। ये उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए ऐसा है, अभी हमने पीछे प्रश्न में बात की थी, जो मेढक होता है वो उभयचर है, और जितने भी ये उभयचर होते हैं या जो सरीसृप हैं वो कैसे हैं? वो ठंडे खून वाले जानवर हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, अपना जो उनका शरीर है और बाहर वातावरण है उसके हिसाब से अपने जो शरीर का तापमान है उसको कम ज़्यादा नहीं कर पाते, जैसे हम इंसान कर लेते। तो उस क्या है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी ये लोग नहीं झेल पाते। ठीक है, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ज़मीन खोद के घुस जाएंगे ठंडे के लिए, और बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो भी। तो ये 2 तरह की निंद्रा लेते हैं। एक गर्मी में लेते हैं, जिसको कहते हैं एस्वेस्टेशन, एस्टीवेशन। ठीक है, ये वो नींद है जो दिन में और रात में दोनों में ली जाती है, गर्मियों के समय जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। हम लोग तो कूलर चला लेते हैं, AC चला लिया, अब ये बेचारे क्या चलाएंगे। और सर्दियों में जो ये निंद्रा लेते हैं उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा, हाइबरनेशन बहुत कॉमन है, एस्टिवेशन कम प्राणी दिखाते हैं, है ना। ये पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कि एस्वेस्टेशन किस में दिखेगा। तो पता चला एस्वेस्टेशन ही नहीं पता है क्या हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 595 का हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने प्रश्न नंबर 596 है, ये आपसे पूछ रहा है आर्क्योप्टेरिक्स नामक एक जीव है, ये क्या है? ये सब क्या समझते हैं? आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है कि जो ट्रासिक काल था उसका ये सरीसृप था। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है कि जो जुरासिक युग था उसका सबसे प्राचीन पक्षी था। ऑप्शन सी कह रहा है कि जुरासिक काल का सरीसृप था, है ना। ऑप्शन डी कह रहा है
कि जुरासिक काल का उभयचर था। अब हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा है, पहले ट्रासिक काल आया, फिर जुरासिक काल आया, है ना, फिर क्रिटेरियस आया। इसको छोड़ देते हैं, जरूरत नहीं है। और आर्क्योप्टेरिक्स के बारे में पूछ रहा है। कल अगर आप लोगों ने क्लास में ध्यान से सुना हो, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे इन चीज़ों को, तो प्रश्नों में कल मैंने आर्क्योप्टेरिक्स का नाम भी लिया था जब मैं चिड़िया के बारे में कुछ बात कर रहा था। खैर, वापस इस प्रश्न पर आते हैं। तो आर्क्योप्टेरिक्स क्या है ना, एक प्राचीन चिड़िया थी जिससे कहा जाता है ये चिड़िया, भाई देखिए, डार्विन ने हमें बताया कि मछलियाँ आई, फाइसिस, मछली से बने उभयचर, इसको हम बोलते हैं एम्फीबियन भी। उभयचर से बने सरीसृप या रेप्टाइल, इनसे बनी चिड़िया या एव्स, और इनसे बने मैमल या स्तनधारी। ठीक है, तो जो डायनासोर थे वो क्या थे, वो सरीसृप या रेप्टाइल्स थे, बड़े बड़े। ठीक है, जुरासिक काल में क्या हुआ, जुरासिक काल में ये अब धीमे धीमे जो उभयचर हैं ये चिड़िया में बनेंगे। तो जुरासिक काल की जो सबसे प्राचीन पक्षी था उसको आर्क्योप्टेरिक्स कहा जाता है, जो सरीसृप और चिड़ियाओं के बीच की कड़ी है। इसके फॉसिल मिले हैं इसलिए इसका पता है, किसी ने देखी तो है नहीं, विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 596 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 597 आपके सामने है। देखिए इसमें क्या है ना, आपको कुछ जीव दिए हुए हैं अलग अलग, और पूछा गया है कि उनका जो क्लासिफिकेशन है, उनके अलग अलग फाइलम दिए हुए हैं। ठीक है, उसमें से आपको वर्गीकरण करना। तो आइए देख लेते हैं। पहला दिया स्पाइनी आंटीटर, है ना, चींटी खाने वाला होता है जानवर, एक चींटी खाता है मुख्य भोज के रूप में। दूसरा दिया है सी अर्चिन। सी अर्चिन क्या है, एक पानी जैसा जीव, कांटेदार होता है, है ना। और ऑप्शन सी दिया हुआ है सी ककम्बर या सी खीरा, और ये बता रहे हैं सब इकाइनोडर्माटा के भीतर आते हैं। तो देखिए सी जो अर्चिन है, यूर्चिन कह लीजिए, या सी ककम्बर या सी खीरा, ये दोनों तो इकाइनोडर्माटा हैं। और जो स्पाइनी आंटीटर है, ये क्या है पता है आपको, ये स्तनधारी है। ये ऐसा स्तनधारी है जो अंडे देता है। गिने चुने दो हैं, एक स्पाइनी आंटीटर और एक डकबिल प्लेटिपस, दो हैं ये जो ये अंडे देते हैं, और दोनों स्तनधारी हैं, काइनोडर्माटा नहीं है। तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। ऑप्शन बी कह रहा है सेंटीपीड, मिलीपीड, स्पाइडर या मकड़ी और बिच्छू, ये सारे आर्थ्रोपोड है। तो देखिए सेंटीपीड और मिलीपीड को आप एक तरह समझ लीजिए, एक तरह के कांतर हैं, ये दोनों अलग अलग, है ना। और मकड़ी, बिच्छू, ये सारे आर्थ्रोपोड है। इनका वर्गीकरण आर्थ्रोपोड में और फिर होता है, उतना गहराई से जानने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के इतना समझ लीजिए सब आर्थ्रोपोड के भीतर आते हैं। आते कि नहीं आते बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन बी तो फिलहाल सही है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि बंदर, बिल्ली, शार्क मछली और व्हेल मछली, ये सब स्तनधारी हैं। तो देखिए बंदर, बिल्ली और व्हेल तो स्तनधारी हैं, शार्क स्तनधारी नहीं है, मछली है। ठीक है, व्हेल मछली स्तनधारी होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, उड़ने वाली मछली, कटल फिश और सिल्वर फिश, ये मीन जाती है, पाइसिस के भीतर आती है। तो देखिए उड़ने वाली मछली तो एक पूर्ण मछली है। जो कटल फिश है ये आती है मोलस्का के भीतर, और जो सिल्वर फिश है ये एक तरह का कीड़ा होता है। किताबों को काफ़ी दिन तक मत देखिए, उसके दो नुकसान होंगे। एक तो थोड़ी ज़्यादा सीलन होगी, तो वहाँ तो किताब खोलेंगे जब 1 साल बाद, तो उसमें सिल्वर फिश मिल जाएगी, बड़ा चमकीले रंग का कीड़ा होता है। दूसरा, वो किताब का उपयोग नहीं करेंगे, एग्जाम में प्रश्न आ गए तो नुकसान भी हो सकता है, तो दो नुकसान होंगे। खैर, अब सिल्वर फिश देखनी है तो इतना तो करना पड़ेगा। चलिए, मजाक की बात थी। बहरहाल ये ऑप्शन भी गलत हो गया। क्यों, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा हो गई, कटल फिश मोलस्का, और उड़ने वाली मछली ये मीन है अकेली। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी। ये कुछ नाम है, इनको याद रख लीजिएगा, कौन किसके भीतर आता है।
घुमा फिरा के एक प्रश्न आ जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो गलती हो जाएगी। ठीक है, तो गलती की संभावना नहीं रखनी है। आगे बढ़ते हैं। चंदमनी IAS अकेडमी BPSC के लिए लेके आए 68 कोर्स। क्लास और टेस्ट सीरीज़ के भीतर कराई जाएंगी। 2 अक्टूबर से GS के लिए क्लासेस शुरू हो गई हैं और 41 टेस्ट पूर्ण रूप से डिस्कस किए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 8002255086 पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 598 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि लहसुन में एक बड़ी विशिष्ट गंध पाई जाती है ना, बड़ा पंजेंट ओडर पाया जाता है, और जो खा लेता है उसके मुंह से तो काफ़ी देर तक महकता, कोई बात भी नहीं करता। बस लहसुन एक अच्छी चीज़ है, सर्दियों में खानी चाहिए। प्रश्न पर आते हैं। तो ये जो गंध है ये किसकी वजह से, क्या है? सल्फर यौगिक या सल्फर कंपाउंड्स, फ्लोरीन यौगिक, फ्लोरीन कंपाउंड्स, क्लोरो कंपाउंड्स, या मीथेन गैस की वजह से। तो पता होगा मीथेन गैस तो हो नहीं सकती, ये तो एक ऑप्शन पहले ही गलत हो। ठीक है, अब जो लहसुन होता है इसमें मुख्यतः पाया जाता है सल्फर के कंपाउंड, और यही हमारे शरीर के लिए बड़े अच्छे होते हैं, है ना। प्याज और लहसुन में सल्फर यौगिक पाए जाते हैं, लहसुन में और प्याज में, दोनों में, है ना, जिसकी वजह से विशिष्ट गंध के अधिकारी होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 598 हमने देखा, सीधा सीधा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 599 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि लार जो होती है मुंह में, वो किसके पाचन में मदद करती है हमारे शरीर में? तो क्या ये प्रोटीन पचाती है, क्या ये स्टार्च पचाती है, क्या ये सेलुलोज के पाचन में मदद करती है, क्या ये वसा के पाचन में मदद करती है, या ये उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक? तो देखिए, हमारी लार में ना 2 एंजाइम पाए जाते हैं। पहला जिसका नाम है एमाइलेज, इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है ये स्टार्च को पचाती है। ठीक है, पचाने का मतलब ये नहीं कि पचा दिया बोलो ख़त्म हो गया, नहीं। पचाने का तात्पर्य ये है कि स्टार्च जो है क्या है, ये एक तरह का पॉलीसेकेराइड है। तो ये जो अमाइलेज है ये क्या करेगा, इस पॉलीहाइड्रेट को, पॉलीसेकेराइड है माफ़ कीजिएगा, तो ये पॉलीसेकेराइड क्या करेगा, इसको शुगर में तोड़ देगा, डाइसेकेराइड में। ठीक है, जो फर्दर पेट में चली जाएगी और अब ये अंदर टूटेगी। ये तो बात हो गई प्रश्न की, और ये बी सही हो गया इसका। एक दूसरा एंजाइम पाया जाता है उसकी बात कर लेते हैं। तो दूसरा जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है लाइपेज। ये क्या करेंगे, तो ये वाला जो है ये किसको तोड़ेगा, ये तोड़ेगा वसा को या फैट को, है ना। पचाने में मदद करेगा स्टार्च को। किसी चीज़ को तोड़ना और पचाने में फ़र्क होता है ना। तो अगर कुछ ऐसा प्रश्न होता तो 2 सही हो जाते, पर इसमें पाचन में मदद करता है तो स्टार्च की पाचन में मदद करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 599 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लाइपेज वसा को तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, फैट्स को। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 600 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य का चुनाव करना है, सही वाले का। इसमें दिया हुआ है शरीर का सारा रक्त गुर्दों से होकर गुजरता है। जो इसके कथन दिए हैं उनको ध्यान से पढ़िएगा पहले, है ना। शरीर का सारा रक्त गुर्दे के माध्यम से अवशोषित होता है। शरीर का सारा रक्त गुर्दे के माध्यम से फिल्टर किया जाता है, छाना जाता है। ऑप्शन डी, शरीर में सारा रक्त गुर्दे के माध्यम से बनता है। तो बताइए, गुजरने की बात हो गई अलग, गुजरता तो बाकी जगहों से भी, पर गुर्दे का मुख्य काम क्या होता है? खून में जो यूरिया मौजूद है उसको छान कर निकाल लेना और साफ रक्त को वापस दिल तक पहुंचा देना। ये मुख्य काम है गुर्दों का या किडनी का। और ये काम किस में हो रहा है? ऑप्शन सी में, फिल्टर कर रहा है वो। ठीक है, ये सही हो जाएगा। और रक्त गुर्दे के माध्यम से बनता है, तो बनाने का काम कहाँ होता है? बोन मैरो में, है ना, अस्थि मज्जा नहीं, बोन मैरो में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 600 का सही उत्तर हो गया सी। आगे बढ़ते हैं।
मानव गुर्दों की पथरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है, बताइए कौन सा सॉल्ट है या कंपाउंड है जो मानव गुर्दों में एकत्रित होने की वजह से धीमे 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 पथरी का रूप ले लेता है। तो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया चूना, ठीक है, फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट। फिर क्या कह रहा है? कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट कहाँ होता है? हमारी हड्डियों में। फिर ऑप्शन सी कह रहा है कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन डी कह रहा है कैल्शियम सल्फेट। तो देखिए ऐसा है, मानव शरीर में पथरी बनने का मुख्य कारण है कैल्शियम ऑक्जेलेट, और ये आता है सब्जियां जो होती हैं, कुछ सब्जियां, उनसे ऑक्जेलेट धीमे धीमे जमा होता रहता है पेट में, नेचुरल रूप से मिलता है, ठीक है। जैसे मूंगफली, जैसे पालक, इनमें ऑक्जेलेट होता है बाकी के मुकाबले थोड़ा अधिक। तो पालक और मूंगफली खाना छोड़ मत दीजिएगा इसके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यही मुख्य कारण है, हमने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया कि इनमें थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। बहरहाल प्रश्न नंबर 601 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। जर्मनी IAS एकेडमी BPSC 67 तो 68 के लिए लेके आया है मेंस ऑप्शनल कोर्स फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PSIR, फिलोसफी, LSW, होम साइंस, सोशलॉजी के लिए। क्लासेस 2 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं। आप लोग अधिक जानकारी के लिए जो नंबर दिया हुआ है 8002255086 पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 602 ये पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कैन कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल। इनमें से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज से इथेनॉल के रूपांतरण में मदद करता है? आप बताइए। आपका ऑप्शन दिए हुए इन्वर्टेज, जाइमेज, माल्टेज या डायस्टेज। ये चारों ही एंजाइम्स हैं। तो देखिए जो इथेनॉल बनता है ना अमोनो, किससे बनता है? गन्ने के रस से। गन्ने के रस में क्या में मिलता है? सुक्रोज, है ना। ये सुक्रोज किस में बदलता है? ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से बनता है इथेनॉल। तो दो एंजाइम इसमें काम करते हैं। शुगर से ग्लूकोज बनाएगा तो बनेगा इन्वर्टेज एंजाइम होगा, ग्लूकोज से इथेनॉल बनाएगा तो होगा जाइमेज, ठीक है, याद रख लीजिएगा। शुगर से ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया में इन्वर्टेज और ग्लूकोज से इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया में जाइमेज। आपसे ग्लूकोज से इथेनॉल पूछा तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। प्रश्न नंबर 602 हमने देखा, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 603 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि जो रक्त सफ़ेद कणिकाओं की अधिकता को क्या कहा जाता है ना। जो वाइट ब्लड सेल हैं वो अगर ज़रूरत से ज़्यादा शरीर में बनने लगे तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? क्या इसके ल्यूकीमिया कहा जाता है? क्या इसे अनीमिया कहा जाता है? क्या इसे एनोक्सिया कहा जाता है? या सेप्टिसीमिया कहा जाता है? तो देखिए रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं, पर अधिकता तो हर चीज़ की जो है अति वो खराब होती है। तो WBC हमारे में शरीर में क्या काम करती है? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है ना। और यही WBC जो वाइट ब्लड सेल हैं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, इनकी मात्रा शरीर में जब ज़्यादा बनने लगती है, उत्सर्जन होने लगता है, तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है ब्लड कैंसर, जिसका पैथोलॉजी में नाम होता है ल्यूकेमिया, ठीक है। तो ब्लड कैंसर और ल्यूकेमिया एक ही चीज़ है, कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, ये दोनों अलग अलग है। बाकी उनकी बात कर लेते हैं। अनीमिया क्या है? अनीमिया होता है जब शरीर में ना आयरन की कमी हो जाती है, लोह अयस्क की। जो लोह धातु है हमारे शरीर में Fe2 पॉजिटिव खून में होती है ना, हीमोग्लोबिन में, इसकी कमी होने लगती है। तो ये अमूमन किस में होता है? अमूमन होता है उन लेडीज़ में या उन माताओं में जिनके अभी अभी जो है बच्चा हुआ है और शरीर में उनके खुद कमी है, तो बच्चे को भी दिक्कत होती है। तो बच्चा होने के बाद अनीमिया की दिक्कत बढ़ जाती है। इसी वजह से सरकार ने इसमें व्यापक कदम उठाए हुए हैं। तो उसमें फॉलिक एसिड और आयरन की टैबलेट्स माताओं को दी जाती है, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको देखती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं उससे। अभी एनॉक्सिया क्या है? एनॉक्सिया ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है ना, जो ऑक्सीजन है वो हमारे
ब्रेन तक या और जो टिश्यूज़ हैं या अंग हैं उन तक प्रॉपरली नहीं पहुंचती, ऐसी स्थिति को कहा जाता है एनॉक्सिया। ठीक है। एक है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया क्या है? बैक्टीरिया कुछ होते हैं, जीवाणु, वो क्या करते हैं, जब शरीर पर हमला करते हैं ना तो हमारे जो खून है उसमें कुछ विषैली पदार्थ छोड़ने शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरे शरीर में जलन महसूस होती है और ये बड़ी घातक बीमारी है सेप्टिसीमिया। ठीक है। जिन लोगों को सेप्टिसीमिया हो जाता है उसमें 50% मौतों का कारण बनती है सेप्टिसीमिया। मतलब आधे लोग बचते हैं, आधे नहीं बचते इससे। बड़ी खतरनाक बीमारी है। प्रश्न नंबर 603 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 604 आपसे पूछ रहा है, द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलास्टिक टिश्यूज नोन एज, जो लचीली हड्डियों में जो लचीलापन है, या कहने का तात्पर्य दो हड्डियों को जोड़ने वाला जो ऊतक है उसको क्या कहा जाता है? क्या वो फिब्रिन है, क्या वो लिगामेंट है स्नायु बंधन, क्या वो रेशेदार ऊतक है फाइब्रस टिश्यूज़, क्या वो मस्कुलर जो मांसपेशियों वाले ऊतक हैं वो है? आप बताइए। तो देखिए, दो तरह के जोड़ होते हैं हड्डियों के बीच में। एक तो हड्डियों और हड्डियों के बीच में होता है जो इस प्रश्न में पूछा है, इसका सही उत्तर होगा लिगामेंट स्नायु बंधन। ठीक है। और एक जोड़ होता है जो हड्डियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, इसको बोलते हैं टेंडन। ठीक है। ये दोनों ही कार्टिलेज का रूप है, मुलायम हड्डियाँ होती हैं, कार्टिलेज है ना। तो टेंडन जोड़ेगा मांसपेशियों को हड्डी से, और हड्डी आपस में जुड़ती हैं तो स्नायु बंधन या लिगामेंट्स बोला जाता है। ठीक है। ये दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू या कनेक्टिव ऊतक के प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 604 हमने देखा, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 605, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, ऐसा क्यों? शरीर का भाग है और बढ़ता भी है नाखून, है ना। तो बताइए दर्द क्यों महसूस नहीं होता? अब इसमें ऑप्शन आपके क्या क्या दिए हुए हैं इनको देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि क्योंकि जो नाखून है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं इसलिए दर्द नहीं होता। तो कैल्शियम फॉस्फेट से तो हड्डियाँ बनी होती, नाखून तो मुलायम होता है फिर भी हड्डी के मुकाबले, है ना। तो ये तो नहीं होगा कारण। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? नाखूनों में रक्त संचार नहीं होता। बताइए ऐसा है क्या? ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि नाखून शरीर का एक बेकार हिस्सा होते हैं। तो देखिए, हमारे शरीर में अगर कुछ भी बेकार होगा तो वो शरीर में ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं। ठीक है ना। और नाखून क्या होता है, निरंतर बढ़ते रहते हैं, तो एकदम बेकार तो होता नहीं। पहले के जीवन में तो शिकार के लिए भी इस्तेमाल होते थे नाखून, और आजकल तो जानवर करते भी हैं, बेकार हिस्सा तो नहीं है, आज भी नहीं। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि नाखून शरीर के बाहर होते हैं इसलिए इनमें दर्द नहीं होता। तो बाहर तो बहुत कुछ है। ठीक है। बाहर तो हमारी जो है स्किन भी है, त्वचा भी है, उसको नोच के देखिए कैसा लगता है। ये भी नहीं होगा। बचा क्या? नाखून में रक्त संचार नहीं होता। ये सही बात है। जो नाखून होते हैं ना, ये मृत प्रोटीन मृत सेल के बने होते हैं ना, डेड सेल्स के, मृत कोशिकाएं होती है उसके बने होते हैं। और ये हैं क्या असल में? ये प्रोटीन है नाखून, डेड प्रोटीन, मृत। ठीक है। कौन सा प्रोटीन? प्रोटीन है इसका कैरेटीन। कैरेटीन प्रोटीन पाया जाता है, और ये प्रोटीन कैसा है? मृत प्रोटीन है। अब मृत है तो उसमें रक्त संचार या ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। बालों में भी कैरेटीन होता है, बाल भी हमारे कैरेटीन के बने हुए हैं, और इनमें भी रक्त संचार नहीं होता, इसलिए बाल काटते समय भी दर्द नहीं होता, पर बढ़ते रहते हैं निरंतर, है ना। तो प्रश्न नंबर 605 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। चंदमनी IAS अकेडमी BPSC 68 के लिए लेके आया है GS क्लास टेस्ट सीरीज़, जो 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई है। इसमें 41 टेस्ट पूर्ण रूप से डिस्कशन के साथ कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 8002255086 पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
प्रश्न नंबर 605 तक आज हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली है। कल हम लोग फिर मिलेंगे, प्रश्न नंबर 606 से इस चर्चा को जारी रखेंगे और श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए तैयारी में लगे रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।